नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। लगातार बारिश के बीच जिलाधिकारी ने आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर बारिश, भूस्खलन और राहत बचाव कार्यों की जानकारी ली। मेहरगांव में भूस्खलन के बाद 4 लोग मलबे में दब गए थे, जिनमें एक महिला को ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मौके पर प्रशासन, एसडीआरएफ, पुलिस, एम्बुलेंस और मेडिकल टीम पहुंची है। वहीं बैरगांव में घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं डीएम ने भूस्खलन से बंद सड़कों को जल्द खोलने के निर्देश दिए हैं। पे भारी बारिश रही तो उसके क्रम में जितनी भी जगह पे हमारी रोड्स आदि बंद थी, इसको लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। अभी हम लोगों ने आपदा कंट्रोल रूम में भी स्थिति का अपडेट लिया और इसमें एक मेजर घटना हमारी मेहरगांव में हुई है जो द्वारीखाल ब्लॉक में है। तो उसमें कुछ 3 लोगों के, 2 वयस्क और 1 बच्चे के मलबे में दबे होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में तत्काल जो हमारे प्रधान थे वहाँ के लोकल ग्रामीण, उन्होंने तत्काल उनको निकालने का प्रयास किया और हमारी अब मौके पर एसडीआरएफ की टीम, पटवारी आदि और चौकी की टीम, सभी लोग मौके पर पहुंच चुके हैं और उनको निकालने का प्रयास जारी है। और इसके अतिरिक्त बैरगांव में भी एक महिला के किचन का जो दीवार थी वो उनके ऊपर गिर गया था, जिससे उनके सर पे चोट आई थी। उनको तत्काल वहां से रेस्क्यू करके सतपुली हॉस्पिटल, जो हमारा हंस हॉस्पिटल है, वहां पे ले जाया गया था। उत्तराखंड के काशीपुर में एसआईआर अभियान को लेकर विवाद सामने आया है। कांग्रेस नेता अजीज कुरैशी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग एसडीएम कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। आरोप है कि कुछ लोगों के नाम पर फर्जी आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं। कुछ जिंदा मतदाताओं को मृत बताकर वोटर लिस्ट से नाम हटाने की कोशिश का भी आरोप है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और दरअसल क्या है कि ये जिंदा और वैध मतदाता को मृत दिखा रहे हैं, जबकि सिस्टम अपने ही सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह लगाने का मौका दे रहा है। क्योंकि जो लोग इनकी एसआईआर प्रक्रिया में फॉर्म जमा करता है, इनकी नोटिस के बाद इनकी सुनवाई में बीआरओ के समक्ष एक प्रस्तुत करता है, वहाँ फोटोग्राफी होती है, वीडियोग्राफी होती है, उसके बाद उसे एब्सेंट दिखा दिया जाता है। तो अपने ही कार्य प्रणाली पर ये क्वेश्चन दिखा रही है कि ये कार्य प्रणाली खुद ही अपना इनका सही है या नहीं है। इस पर लोग क्वेश्चन उठाने लगेंगे। तो इस मामले में हम चाहते हैं प्रशासन अपने ही सही और न्यायपूर्ण कार्य करे और इस मामले में कार्रवाई करे। एसआईआर के मामले की जो जांचें चल रही हैं, जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उस प्रक्रिया में इतने झोल हैं कि आम आदमी बेहद परेशान है और बड़ी तादाद में हर वार्ड में ऐसे गिरोह एक्टिव हो गए हैं जो ये चाहते हैं कि खास तौर से 80% मुस्लिम्स के जो वोट्स हैं, जो उनके वोट देने के राइट्स हैं या उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं, उनको कैसे खत्म किया जाए। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की सियासत में हलचल तेज है। चौबट्टा खाल में विधायक और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष से शिकायत की। इसके बाद सतपाल महाराज ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में नाराज कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं बैठक के बाद स्थिति सामान्य होने की बात कही गई। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाकर बीजेपी पर हमला बोला। वहीं बीजेपी ने नाराजगी को लोकतंत्र का हिस्सा बताते हुए कांग्रेस पर गुटबाजी का आरोप लगाया है। नहीं, देखिए, करनी भी चाहिए नाराजगी, क्योंकि हमारी यही देवतुल्य जनता है जिन्होंने आज हमें सत्ता में बिठाया है। तो जिस भी क्षेत्र के विधायक हैं, अगर वहां पर रहने वाले जनप्रतिनिधि से लेकर जनता को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़े तो वो ठीक नहीं है। तो निश्चित तौर पर जो सतपाल महाराज जी के पास जो कुछ कार्यकर्ता आए थे, कुछ वहां की जनता आई थी, उन्होंने अपना विरोध दर्ज किया और करना भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की यही एक खूबसूरती है कि अगर हमारा कहीं भी कोई काम नहीं हो रहा है तो हम अपने विधायक से, अपने मुख्यमंत्री से, अपने नेता से इन सब चीजों की परेशानियों को रख सके। उसी के तहत ये बात रखी गई है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी देखा जाए तो एक परिवार है, उसमें खटपट और ये सब चीजें जब हमारे घर के परिवार में हो सकती हैं तो बाहर भी हो सकती हैं। लड़ाई है भाजपा के अंदर। आप लगातार देख रहे हैं किस तरह से मुखर होकर मुन्ना सिंह चौहान, त्रिवेंद्र रावत जी, अनिल बलूनी जी, आपके चुफाल जी लगातार हमला बोल रहे हैं, पार्टी की नीतियों पर हमला बोल रहे हैं, पार्टी के क्रियाकलापों पर हमला बोल रहे हैं। और किस तरह से अरविंद पांडे के स्वर मुखर हुए पार्टी के खिलाफ, वो भी आप सबने देखा। और अब ये सज्जन आए हैं, पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं, और वो फ्रॉड की बात कर रहे हैं कि गड़बड़ झाला हो रहा है, चाहे वो जॉब कार्ड हो, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे वो मनरेगा स्कीम हो, चाहे वो शौचालय की बात हो। कह रहे हैं 1 करोड़ से ज्यादा के आपको फर्जी बिल दिखाई पड़ेंगे।
चुनावी साल के बीच बीजेपी ने अनिल बलूनी को एक बार फिर राष्ट्रीय मीडिया संयोजक की जिम्मेदारी दी है। जिम्मेदारी मिलने पर अनिल बलूनी ने पार्टी नेतृत्व और वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मीडिया के साथ मिलकर बीजेपी के कामकाज और सरकार के विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने मीडिया को लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। बलूनी ने कहा कि पार्टी की नीतियों और सरकार की उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए लगातार संवाद जारी रहेगा। जनता पार्टी के पूरे हमारा नेतृत्व है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, सभी लोगों का मैं आभार भी प्रकट करता हूं। और निश्चित तौर पे आप सब मीडिया के साथियों के साथ मिलके हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कामकाज को आगे बढ़ाएंगे। हमारी जो सरकार है उनके जो विकास उन्मुखी कार्य हैं उन सब पे आप लोगों का चर्चा भी करते रहेंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी अब जनता और अलग अलग वर्गों के मुद्दों को शामिल कर चुनावी घोषणा पत्र तैयार करेगी। इसके लिए कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी जल्द अपनी कार्य योजना आगे बढ़ाएगी। कमेटी में विधायक भुवन कापड़ी, प्रेम बहुखंडी, सुजाता पॉल मालिया और सूर्यकांत धस्माना शामिल हैं। वहीं पार्टी युवाओं की बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, महिलाओं, किसानों, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर जनता से सुझाव लेकर अपना चुनावी एजेंडा तैयार करेगी। आज हम मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग कर रहे हैं और मैनिफेस्टो कमेटी आपके साथ हमारा क्या रोड मैप है इस पर बातचीत कर रहे हैं। इसमें मेरे साथ कन्वीनर जो है बहुकुंडी जी हैं और साथ में धस्माना जी, सुजाता पॉल जी और आदरणीय हमारे CWC के मेंबर सप्पल साहब मेंबर हैं। हम सब लोग मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ जो है कि घोषणा पत्र को बनाने के लिए चर्चा कर रहे हैं और ये घोषणा पत्र जन घोषणा पत्र होगा। हम जनता के बीच जाकर जनता की नब्ज टटोलकर वो क्या प्रदेश के लिए चाहते हैं, क्या होना चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे। पर हमने चर्चा शुरू करी है। इसके लिए भी हम अपने विधानमंडल दल के लोगों से इस सबसे सुझाव लेंगे, सीनियर लीडर से सुझाव लेंगे, PCC प्रेसिडेंट, CLP, कंपेनिंग कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी और प्रभारी सह प्रभारियों के साथ मिलकर बातचीत करेंगे। उसके बाद हमारे जो विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, उन सबसे भी बातचीत करेंगे। उसके बाद एक सामूहिक निर्णय लेंगे जो आपको इसमें दिखाई देगा। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने जिस विश्वास के साथ जिम्मेदारी दी है उसे पूरी निष्ठा से निभाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन और विजन को जनता तक पहुंचाना उनका लक्ष्य है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में सड़क, रेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और धार्मिक स्थलों के विकास पर तेजी से काम हुआ है। इसी विकास के दम पर बीजेपी 2027 में फिर सरकार बनाएगी। मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूँगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, संगठन सबने विश्वास जताया है और जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है मैं उसमें खरा उतरूं और जो अपनी पार्टी की रीति नीति है और जिस तरह के काम है, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, इस विकास रथ को आगे दौड़ाना, 47 विकसित भारत उस ओर हम बढ़ेंगे। तो जहाँ जहाँ भी जिस तरह की और जिम्मेदारियां उसको मैं बखूबी निभाऊंगा। ऋषिकेश में नदी में एक गाड़ी पलट गई जिसमें एक व्यक्ति फंस गया। हादसे की सूचना मिलते ही SDRF की टीम मौके पर पहुंची। वहीं बता दें कि जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर गाड़ी में फंसे व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया और समय पर हुई कार्रवाई से व्यक्ति की जान बच गई। रेस्क्यू के बाद उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। पीपलकोटी के हाट सियासैंड में TSDC की निर्माणाधीन टनल में 13 अगस्त को हुए हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं अभियान के दौरान एक और लापता श्रमिक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और जिला अस्पताल गोपेश्वर भेजा गया। अब एक श्रमिक की तलाश बाकी है। वहीं बता दें कि रेस्क्यू टीमें टनल में जमा मलबा और पानी लगातार हटा रही हैं। इसके साथ ही जिला प्रशासन, पुलिस, SDRF और NDRF की टीमें मिलकर अभियान चला रही हैं।
चमोली हादसे को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और सांसद अनिल बलूनी ने राज्य सरकार और प्रशासन के राहत बचाव कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि आपदा के समय शासन, प्रशासन और आपदा प्रबंधन तंत्र बेहतर तरीके से काम कर रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन लगातार राहत एवं बचाव अभियान चला रहे हैं। बलूनी ने कहा कि भविष्य में ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए उत्तराखंड का पूरा सिस्टम तैयार है और सरकार प्रभावी तरीके से काम कर रही है। देखिए, इस पूरे आपदा में मैं बड़ी नज़दीकी से आपदा के समय को भी देखा है और जिस प्रकार से हमारे शासन प्रशासन ने, हमारी राज्य सरकार ने और हमारी जो आपदा प्रबंधन की जो नीति है उसने जिस प्रकार से काम किया है पूरी आपदा के समय में, वो वाकई प्रशंसनीय है। आप देखिए, कहीं भी दुर्घटना हो रही है, हमारे एसडीआरएफ के जवान, हमारे एनडीआरएफ के जवान, हमारा स्थानीय प्रशासन बहुत ही अच्छे तरीके से आपदा के समस्या से निपट रहा है। और पूरा मैं ये भी मानता हूँ कि आने वाले समय में अगर ऐसा कभी कोई भी परिस्थिति आती है तो हमारा पूरा सिस्टम तैयार भी है और हम हर जगह सरकार अच्छे तरीके से काम भी कर रही है। पीपलकोटी में टीएसडीसी की निर्माणाधीन टनल हादसे के बाद रेस्क्यू अभियान जारी है। रेस्क्यू टीम ने एक और श्रमिक को उस टनल से बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान झारखंड निवासी 31 साल के लुकास टोपनो के रूप में की गई है। वहीं हादसे में अब तक 9 श्रमिकों की मौत हो चुकी है, जबकि एक श्रमिक अभी भी लापता है। फिलहाल एसडीआरएफ और अन्य टीमें लापता श्रमिक की तलाश में जुट गई हैं। देहरादून मसूरी मार्ग पर 13 अगस्त को 22 साल के मनीष की संदिग्ध मौत के मामले में परिजनों और स्थानीय लोगों ने मसूरी कोतवाली का घेराव किया। पुलिस प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या मानकर जांच कर रही है, जबकि परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। परिजनों ने मोबाइल कॉल डिटेल, आखिरी लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज की जांच की मांग की। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। ये लड़का जहां इन्होंने गाड़ी में टांगा हुआ था तो लगता नहीं है कि वो उसने फांसी खाई। ऐसे लगता है जैसे सुनियोजित तरीके से कहीं से मर्डर करके उसको वहां गाड़ी में लटकाया गया। अब पुलिस उसको ये मान रही है कि आत्महत्या की है, तो हम इसको मान नहीं सकते हैं, क्योंकि गाड़ी की हाइट और उसकी हाइट लगभग एक बराबर है। और एक बराबर हाइट में आदमी कैसे फांसी लगा देगा? ये था कि रात्रि के समय जब वो घर से निकला था, ठीक है ना, तो 12 तारीख रात्रि को वो निकला था, ठीक है। तो कहीं माल रोड में और इंदिरा कॉलोनी में उसका झगड़ा हुआ कि वो लड़की के द्वारा, ठीक है, जो कि हमें सुबह को मॉर्निंग 13 तारीख को पता चला। और उसमें ये हुआ कि जब उन्होंने रात्रि को मध्य रात्रि को जब उन्होंने झगड़ा करा, ठीक है, तो कई लड़के भी आ रखे थे वहाँ, ठीक है, तो लड़की भी सामने थी, तो उनको वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ, ठीक है। उसी रात्रि को मेरे भाई जो है जब घर से निकला रात को 12-1 बजे, तो मेरा भाई सुबह को जो है उसकी या हत्या कराई गई है। मुझे तो ये पूरा डाउट है कि फांसी लगाने का उसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि रुड़की के नारसन ब्लॉक में विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पीआरडी के बीओ कुलदीप कुमार को 35,000 रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया। मुंडियाकी निवासी जोगेंद्र ने विजिलेंस से शिकायत की थी कि कुलदीप कुमार उनसे रिश्वत मांग रहे हैं। शिकायत के बाद विजिलेंस ने जांच कर जाल बिछाया और ब्लॉक परिसर से आरोपी को नकदी के साथ पकड़ लिया। आरोपी के पास से 500 रुपए के 35,000 रुपए बरामद हुए हैं। वहीं कार्रवाई के बाद कार्यालय में हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है। सहसपुर क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण शेरूखाला में बरसाती पानी का बहाव बढ़ गया है। पानी का बहाव बढ़ने से बटोली गांव का संपर्क प्रभावित हो गया है। इससे ग्रामीणों को आने जाने में परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के दौरान स्थिति और गंभीर हो जाती है। लोगों ने प्रशासन से मौके का निरीक्षण कर जल्द जरूरी कदम उठाने की मांग की, ताकि आवागमन सुचारू हो सके और ग्रामीणों को राहत मिल सके। देहरादून में भारी बारिश के बीच स्वारना नदी क्षेत्र में ट्रैकिंग के लिए गए यूपीईएस के 6 छात्र फंस गए। तेज बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण छात्रों की वापसी का रास्ता बंद हो गया। सूचना पर एसडीआरएफ डाक पत्थर की टीम मौके पर पहुंची और करीब 6 किलोमीटर पैदल चलकर सभी छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद छात्रों को जिला पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। सभी छात्रों की हालत सामान्य है। वहीं एसडीआरएफ ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है।
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। जून तक राज्य में 210 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं, जिससे 3500 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री धामी ने 250 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य दिया है। वहीं अब योजना के विस्तार का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। अगले चरण में 100 मेगावाट का अतिरिक्त लक्ष्य रखा जाएगा। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का जो फेज 2 है ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। उस एक्सपीरियंस को देखते हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी बहुत रिप्रेजेंटेशंस आए थे, हमारे पास भी आए थे कि इसको आगे एक्सटेंशन कर दिया जाए। तो एक्सटेंशन का जो प्रस्ताव है अभी बना करके वित्त विभाग को भेजा है। वित्त विभाग एग्जामिन कर रहे हैं उसको, और वहाँ से क्लियरेंस मिलता है तो फिर हम लोग कैबिनेट में उसकी फेज 2 के लिए जाएंगे। देहरादून में जन समाधान दिवस के दौरान 150 से ज्यादा शिकायतें सामने आई। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान करने के निर्देश दिए। पपड़ियान गांव में आपदा कार्यों में अनियमितता की शिकायत पर 7 दिन में जांच रिपोर्ट मांगी गई। वहीं विकासनगर में आबादी के बीच चल रहे हैवी वेल्डिंग फैक्ट्री को सील करने के निर्देश दिए गए। डीएम ने वास्तविक समाधान पर जोर दिया। समाधान दिवस के अवसर पर लगभग 150 शिकायतों का हम लोगों ने आज सुना, और उसमें कई सारी शिकायतों का मौके पे निस्तारण भी किया गया। कुछ जगह पेड़ खतरनाक स्थिति में थे और 2-3 सालों से एड्रेस नहीं किया गया था जिस समस्या का, तो उसे भी हम लोगों ने इमीडिएटली एड्रेस किया। इसी तरीके के मल्टीपल इश्यूज़ थे जो जिनके सोल्यूशन तुरंत संभव थे। बिजली के पोल से रिलेटेड था, तो उन सारे एस्पेक्ट्स को हम लोगों ने कवर किया। इसके अतिरिक्त लैंड से रिलेटेड मैटर में भी कंसर्निंग तहसील्स को लिखा या इंस्ट्रक्शंस दिए गए, और मैं अपेक्षा करता हूँ कि अब बेहतर तरीके से समस्याओं के समाधान होंगे। सितारगंज पुलिस ने चोरी और गुम हुए करीब 12 मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंप दिए। इनमें कुछ मोबाइल 6 महीने, 1 साल और यहां तक कि 2 साल पहले खोए थे। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। वहीं लोगों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही बरामद मोबाइल की कुल कीमत करीब 4,50,000 रुपए बताई जा रही है। बता दें कि पुलिस की कार्रवाई की क्षेत्रवासियों ने भी सराहना की है। हमारा मोबाइल 3 महीने पहले चुरा था, वो आज हमें मिल गया है, तो इसलिए हम तो बहुत खुश हैं। और कोतवाली का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही धन्यवाद है हमारे जो वार्ड का एक लड़का मेंबर है, वार्ड नंबर 12 का सभासद साने आलम। उस लड़के ने भी बड़ी मेहनत करी, मेंबर साहब ने हमारे, और उनकी भी बड़ा योगदान दिया है इसमें। और पुलिस का तो बहुत बड़ा योगदान है, उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद, बार बार पूरी स्टाफ का धन्यवाद। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।